जय हिंद बच्चों, आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के दूसरे गेस्ट पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम कुल 20 प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। हम आशा करेंगे कि कुछ 20 जनवरी का जो पेपर होने वाला है वो कुछ इसी प्रकार से ही पेपर आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक विचार के साथ कि ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर हैं। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर हैं। तो अपने बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तो अपने आप में खुद एक सिकंदर है। आइए देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है 15 सही 1/2 माइनस 12/5 गुणे 5/8 प्लस 7/1 सही 3/4 गुणे 2। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो जितने भी इसमें पहले मिश्र भिन्न उसको हम सैंपल भिन्न में कर लेंगे। देखिए 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 माइनस ये 12/5 उतार देंगे ऐसे 12/5 गुणे 5/8 प्लस ये 7 भाग में इसको लिख देंगे ऐसे। और ये मिश्र भिन्न है, इसको करेंगे साधारण भिन्न में। तो 4 × 4 और 4 3 7, यानी हो गया 7/4 और ये गुणे में 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगला लाइन देखते हैं। ये 31/2 जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस ये 5 से 5 काट देंगे, ये भी कट रहा है। तो 2 चौक 8 और 3 चौके 12, यानी हो गया 3/2। यहाँ पे सब काटने के बाद आपको देखिए ये कटा 3 चौके 12, 2 चौके 8, 5 से 5 घटा के, और यहाँ पे बचा इन सबके स्थान पर 3/2 बचा। ये प्लस उतार लेंगे और ये 7 है, भाग हो जाएगा गुणे में। तो 4 हमारा हो जाएगा ऊपर और यहाँ पर हो जाएगा नीचे 7। बताइए ये गुणे में है, ये ऊपर जाए तो यही हम 7 से 7 काट देंगे और गुणा हमारा बचेगा आपके पास 2। बोलो इतना बात समझ में आया। आगे देखते हैं। 31/2 लिख देंगे और ये जो बटा 3/2 बचा और ये प्लस था यहाँ पर। अब ये क्या बचा आपका +4। बोले इतना बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, 31/2 है इसको लिख देंगे और 2 चौके 8, ध्यान देना 2 चौके 8 और बीच में प्लस है तो 2 चौके 8 और 8 3 11/2 हो जाएगा। यहाँ पर गुणे 2 बचा। बताइए ये 2 से 2 हम काट देंगे, आपके पास यहाँ पर बचा 31/2 माइनस 11। बताइए इतना बात समझ में आया। अब 11 दूना 22 या 2 ग्रहियाँ 22 एक ही बात है। ठीक है, तो 11 दूना 22 और 31 में से 22 गया, आपका आ गया 9/2। बताइए उत्तर आपका होगा 9/2। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। बोलो बात समझ में आई। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सवाल समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 एवं 5 के गुणज वाली संख्याएं होंगी। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जो 100 संख्याएं प्राकृतिक हैं वो 3 और 5, ध्यान देना 3 और 5 के गुणज वाली संख्याएं होंगी। मतलब 3 और 5 की गुणज संख्या क्या होंगी। तो हम क्या कर लेंगे, 1 से 100 तक पूछा तो यहाँ पर 100 लिख लेंगे और 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 15। बोलो इतना तो आप जानते हैं निकालना कि 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। और किसी किन्हीं दो अभाज्य संख्या का लासा हमेशा उनका होता है। तो 5 3 15, यानी आप अगर इसको 15 से भाग करेंगे 15 छक्का 90, यानी पूरा 10 6 बार जाएगा और 10 आपका शेष आएगा। तो बताइए जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी टोटल। 3 और 5 के गुणज में संख्या होंगी 6, यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा। बोलो बात समझ में आई। चलिए कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। मतलब निम्न मतलब जो नीचे जो कथन है इनमें से कौन कथन सही कह रहा, सत्य कह रहा। तो देखेंगे पहला ये आपसे कह रहा शून्य एक विषम संख्या। बताइए शून्य एक विषम संख्या है? नहीं, शून्य विषम संख्या नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ठीक है,
अब लिखा है शून्य एक सम संख्या, शून्य एक सम संख्या भी नहीं है, तो फिर होगा क्या, लिखा है शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो और वो भी एक और स्वयं हो। तो शून्य एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। जब ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे तो पक्का ऑप्शन डी होगा, यानी शून्य ना तो सम और ना ही विषम संख्या। आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और देखने में जितने लग रहा है बड़ा है उतना ही आपको क्वेश्चन आप सैंपल करके दिखाएंगे। देखिए लिखा है, अगर एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफ़र करता, सफ़र मतलब यात्रा करता हो, तो वह गंतव्य पर, गंतव्य में जहाँ उसको पहुँचना होता है ना, गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुँचता है। अगर वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल ने कह दिया है कि एक व्यक्ति है जो अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो अपने गंतव्य स्थान पर जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ 10 मिनट की देरी से पहुँचता है, और अगर वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो वहाँ जहाँ उसको पहुँचता है वहाँ 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। ठीक है, तो आइए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। देखिए, हमसे पूछा है कि दूरी बताइए, क्या बताइए, दूरी बताइए। तो दूरी हमसे पूछा, क्या दूरी, तो दूरी का यहाँ पर एक फार्मूला ले लीजिएगा कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणे समय का अंतर बटे 60। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही कारगर है। देखिए, अब यहाँ सवाल समझेंगे। सवाल ने कहा है कि जब वह 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो उसे 10 मिनट देर हो जाता है। बताइए, इतना समझ में आ गया कि जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो 10 मिनट को क्या हो जाता है, देर हो जाता है। लेकिन वही आदमी अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, वही आदमी अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा जाए तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ कि उसने कुल यात्रा की कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए जो फार्मूला में लिखा है चालों का गुणनफल, मतलब चालों का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यानी 30 गुणे 42 कर लेंगे, और फिर लिखा है चालों का अंतर, यानी अगर 42 में से मतलब चालों को हम घटा लेंगे तो 42 में से अगर 30 गया तो उत्तर आपका आ जाएगा 12। ठीक है, लिखा गुणे समय का अंतर। यहाँ थोड़ा समस्या होता समय का अंतर निकालने में। चलिए हम मान लेते हैं कि अगर उस इंसान को 9 बजे कहीं पहुँचना था। बताइए, अगर उस व्यक्ति को 9 बजे पहुँचना हो, अगर वो 10 मिनट देर पहुँचा है, यानी वो पहुँचा है 9:10 पर। बोलो, इतना समझ गए कि अगर 10 मिनट देर पहुँचा है तो 9:10 पर पहुँचा है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चलता है, 10 मिनट पहले पहुँचा है, यानी वो पहुँचा है 8:50 में। बोले, बताइए, इतनी बात समझ में आई कि अगर वह 10 मिनट लेट पहुँचता है तो 9:10 पर पहुँचेगा, 10 मिनट पहले पहुँचता है तो 8:50 पर पहुँचेगा। ये आप समय कोई भी रख सकते हैं, 12 बजे रख सकते हैं, कोई आपके अपने ऊपर डिपेंड है। बताइए इन दोनों में अंतर कितना है, तो घटाएंगे तो ये 10 मिनट है, ये 50 मिनट घटेगा नहीं। जब ये इससे उधार लेगा ये हो जाएगा 70 मिनट। तो 70 में से 50 गया, आपका आ जाएगा 20 मिनट, और यहाँ पे बचा 8, तो 8 से 8 गया 0, यानी आपका जो समय का अंतर हुआ वो टोटल 20 मिनट है। कितने मिनट हैं, 20 मिनट हैं। और 20 मिनट को ये 60 इसलिए यहाँ पर सूत्र में आ जाता है कि मिनट को हम किस में चेंज करना पड़ता है, हमको घंटे में 60 से चेंज करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे
तो ये कटेगा 20 एकम 20, 20 तियाँ 60, ठीक है, 20 तियाँ 60 करेगा, 3 एकम 3 और 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, ये कट जाएगा, 2 छक 12, 2 छक 12 और 5 छक 30, ठीक है, ये 2 एकम 2 और 2 सते 14, यानी केवल और केवल यहाँ बचा हुआ है 5, यहाँ पे बचा हुआ 7, तो इस प्रकार 5 सते 35, यानी कुल जो दूरी है वो आपका आ गया 35 किलोमीटर उत्तर, यानी जवाब में होगा आपका उत्तर ऑप्शन बी 35 किलोमीटर। ऐसे वीडियो को, ऐसे सवालों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। लिखा हुआ है, एक यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, गति मतलब चाल से चल रही है। स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है। मतलब ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि जो यात्री गाड़ी है उसका चाल जो हो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन वो कब चलती है? मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद, मतलब 6 घंटे बाद यात्री गाड़ी चलती है, मालगाड़ी 6 घंटे पहले ही निकल चुकी है, ठीक है। तथा मात्र 4 घंटे में और केवल 4 ही घंटे में उससे आगे हो जाती है। तो जो उससे शब्द आया है ये मालगाड़ी के लिए आया कि मालगाड़ी से मात्र 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। तो मालगाड़ी की गति क्या, गति मतलब चाल क्या, हमसे पूछा जा रहा है कि मालगाड़ी की चाल क्या है। तो हमसे जो पूछे पहले उसको लिख लेंगे। लिखा हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि मालगाड़ी की चाल, चाल या गति एक ही है। तो चाल भी हम जब निकालते हैं, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय। यानी अगर हमको दूरी पता हो जाए और समय पता हो जाए तो हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आइए पहले हम दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। अब जब दूरी हमको ज्ञात करना है तो दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है चाल इंटू समय, यानी चाल गुणे समय। तो देखिए अब यहाँ पर चाल लिखा है, साफ साफ कह दिया कि एक यात्री गाड़ी जिसकी चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसी यात्री गाड़ी की चाल ले लेंगे। चाल क्यों लेंगे? क्योंकि इसका चाल और समय दोनों दिया है। यात्री गाड़ी भी उसी रोड पर चले जिस रोड पर मालगाड़ी चल रही है। तो जितना दूर मालगाड़ी गई होगी उतने दूर हमारी यात्री गाड़ी भी जाएगी, क्योंकि सवाल ने कह रखा है कि 4 घंटे बाद वो उससे आगे हो जाती है, यानी रूट वही होगा। तो देखिए जो मालगाड़ी की चाल है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो समय हमारे पास है वो समय आपका है मात्र 4 घंटे। अब सर ये 6 घंटे कहाँ गया? सवाल ने कहा है कि स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है, यानी 6 घंटे बाद हमारी यात्री गाड़ी चलती है। तो मात्र 4 ही घंटा वो चली ना, तभी तो आगे की। तो यानी 4 घंटा। बताओ घंटा से 1 घंटा कट गया, आपका उत्तर आ गया 8 चौके 32, यानी 320 किलोमीटर। बताइए हमारी जो दूरी है वो कितनी आ गई? 320 किलोमीटर। तो हम लिख देंगे दूरी 320 किलोमीटर। अब बात रहेगी समय की, तो समय हम उसी का रखेंगे जिसका हमको चाल पूछा जा रहा है। तो चाल पूछा जा रहा है मालगाड़ी का। मालगाड़ी 6 घंटा पहले चली। कितने घंटा पहले चली? 6। मालगाड़ी यात्री गाड़ी से 6 घंटा पहले चली है, लेकिन ध्यान देना यात्री गाड़ी जब यात्री गाड़ी 4 घंटे में इस मालगाड़ी को पीछे कर दे, यानी क्या 4 घंटे जब पीछे की होगी तो 4 घंटे वो भी चली होगी हमारी गाड़ी ना, मालगाड़ी चली होगी, यानी 6 घंटे ये पहले चली थी। ये समय हमारे पास पहले से है, 6 घंटा पहले निकली यात्री गाड़ी से। और यात्री गाड़ी मात्र 4 घंटा समय लगाती है उसको पीछे करने में। 4 घंटा हमारी मालगाड़ी भी चली होगी ना, भले पीछे हो गई। तो कुल समय होगा 6 और 4 10, यानी 320 किलोमीटर बटा 6 और 4 10 घंटा। बताइए शून्य से शून्य कट गया, एक का मतलब कुछ होता नहीं, यानी उत्तर आ गया आपके पास 32 किलोमीटर। और बटे को हम प्रति लिखते हैं प्रति घंटा, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी मालगाड़ी की चाल है। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये बोलो
बात समझ में आई? ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। कोई धन 4 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से रुपये 6600 हो जाता है। मतलब कोई धन है, यानी जो धन वो होगा आपका मूलधन ही होगा। तो कोई धन कह रहा है कि कोई धन 4 वर्ष में, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में अगर आपको रखेंगे और अगर उसका ब्याज का दर 8% हो तो उसका मिश्र धन, ये जो देखो ना धन, ये आपका मिश्र धन 6600 हो जाता है। तो धन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल में हम पहले उन सभी पहलुओं को लिख लेंगे जो हमको पता है। आइए मान लेंगे कि मूलधन हमारा है वो 100% है। कितना मान लेंगे हम? 100% कि मूलधन जो हमारा है वो 100, मतलब कोई भी धन अगर कोई भी धन स्टार्टिंग में 100% ही होता है। ठीक है, तो हम मूलधन को 100% ही मान लेंगे। अब पहले देखिए, एक फार्मूला होता है ब्याज बराबर दर इंटू समय। क्या होता है? ब्याज बराबर दर इंटू समय। दर हमारा है 8%, समय हमारा है 4, यानी हो गया 8 चौके 32, यानी जो ब्याज हमारा हो गया वो 32% हो गया। यानी अगर ब्याज 32% और मूलधन 100%, अगर हम मूलधन और ब्याज को दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो बताओ हमको क्या मिल जाएगा? सर मिश्र धन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मिश्र धन। मिश्र धन हमारा हो गया 100 और 100 प्लस 32 बराबर हो गया 132%। और मिश्र धन का मान सवाल में दे रखा है 6600। कितना? 6600। अब 132% का मान अगर 6600, तो 1% का मान आपका हो जाएगा 6600 बटा 132। और 132 से 132, 132 पंचे 660, यानी आपका हो गया 50। यहाँ कितना आ गया? 1% का मान अगर 50 हो गया तो बताओ 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 5 करने में 5, यानी उत्तर आपका हो जाएगा 5000। यानी वो जो धन है वो हमारा धन है 5000, तो हमारा मूलधन कितना होगा? 5000। आइए देखते हैं क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि 5045 ग्राम बराबर है। मतलब ये 5000 जो 45 है ये आपको दे रखा है ग्राम, कि ये 5045 ग्राम है वो किसके बराबर है? तो देखेंगे ये 5045 ग्राम है और हमको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है। अब अगर हम इसको 1000 ग्राम, 1000 से हम भाग करेंगे 1000 ग्राम से, तो ये ग्राम तो कट जाएगा, ये अंत में 3, तो ये बचा आपका 5045। और जब नीचे 3 शून्य हैं तो इसको हम लिख देंगे 5045, यानी एक जो नीचे 3 शून्य, 3 अंक में दशमलव लगा देंगे 1 2 3, यानी दशमलव के इधर का भाग पूर्ण भाग माना जाता है और दशमलव के उधर का भाग अपूर्ण भाग माना जाता है। यानी ये बन गया आपका 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। इस हिसाब से जो आपका उत्तर होगा 5 किलोग्राम, ये होगा नहीं, 5 किलोग्राम 45, यानी ऑप्शन आपका होगा बी। बोलो बात समझ में आई? चलिए देखते हैं क्वेश्चन 8वां। तो ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कहीं आयत परिमाप से कोई सवाल आता है तो हमारे हिसाब से कुछ इसी प्रकार के सवाल बनेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 10 गुणे 8 सेंटीमीटर के कितने आयताकार टाइल, हम एक टाइल बनाते हैं। मान लीजिए ये 10 गुणे 8 है, ये 10 गुणे 8 यानी 10 इसकी लंबाई हो गई और 8 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ये हमारा जो है ये टाइल है। जो हमारा टाइल है उसका साइज जो है वो 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर सवाल कह रहा था, हमने मान लिया कि लंबाई 10 है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है 10 गुणे 8 सेंटीमीटर कितने आयताकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी यदि 12 मीटर गुणे 10 मीटर के हाल के फर्श पर, फर्श मतलब जमीन पर बिछाने के लिए पड़ेगी। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारा मान लीजिए आयताकार टाइल। तो मान लीजिए ये है 12 मीटर, ये क्या आपका है
12 मीटर और ये आपका हो गया 10 मीटर। ये हमारा है हाल, और जो हाल है हमारा वो है आयताकार। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसी आयताकार हाल में जिसकी लंबाई 12 मीटर और 10 मीटर, सवाल कह रहा था हमको ये टाइल इसमें बैठाना है, और जब हम टाइल बैठाएंगे तो ज़मीन के फर्श में बैठाएंगे, क्षेत्रफल में बैठाएंगे। तो बताइए कितने टाइल की आवश्यकता होगी। पहले हम ये पता कर लेंगे कि कुल कितने उस आयताकार की जो 12 मीटर गुणे 8 मीटर का 10 मीटर का जो लंबाई चौड़ाई का जो आयताकार हाल है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आइए निकालते हैं क्षेत्रफल का, मतलब क्या, तो 12 मीटर गुणे 10 मीटर होगा। और इसी क्षेत्रफल में अगर हमको टाइल लगाना है या पट्टी बिछाना है, कुछ भी करना है, तो उसी क्षेत्रफल से हम इसके टाइल वाले क्षेत्रफल से गुणा भाग कर देंगे। तो यहाँ ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। बताइए ये दोनों डाटा 80 मतलब भिन्न है, अलग है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो आपका ये कट नहीं सकता, इसलिए इसकी तुलना पहले हम सामान्य करेंगे। तो अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर अगर होता है तो 12 मीटर बराबर हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। बताओ इतना बात समझ में आया। गुणे कि 10 मीटर है तो 10 अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए इतना बात समझ में। और इसको भाग कर देंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। बताइए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट देंगे, ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 8 एके 8 और 15 अट्ठे 120, 15 एकान्ने 15 और 3 शून्य आ गए, यानी 15,000 टाइल का आवश्यकता हमको पड़ेगा। यानी इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। बोलो बात समझ में आई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9। 1,84,356 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। मतलब पहले हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर 5,84,356 जो लिखा है, इसमें 5 के किसके, केवल 5 के स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है, यानी इसका स्थानीय मान निकाल लेना है और हमको योगफल कर देना है। तो ऐसे प्रश्नों में तो सबको लगाना आता है, यानी इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे 50, इसका निकालेंगे 5 लाख, जोड़ेंगे 5,50,000 होगा। लेकिन फिर इसको भी गिनेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तब कहेंगे उतना ही होगा। कुछ नहीं, अगर आपके पास सवाल इस प्रकार का आता है तो हमको ध्यान देना कि योगफल, अगर योगफल पूछेगा इसके लिए हम ये जो ट्रिक है इसके लिए है, अगर योगफल पूछेगा कि 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए, तो 5 के नीचे तो 5 लिख ही देंगे। बताइए इतना समझ गए। और बाकी जितनी संख्या सबके नीचे शून्य लिख देंगे, यानी 0 0 0 और 0। बताइए इस प्रकार ऑप्शन में कहाँ है, साफ साफ सा दिख रहा है कि ऑप्शन इसका होगा डी। बोलो तरीका अच्छा लगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 10। लिखा है 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 ठोस घन, मतलब 2 ठोस घन है कोई, उनको 10 से, और जो घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर का है। अगर 2 ठोस घन को आपस में जोड़ दें, मतलब आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, तो फलस्वरूप बने हुए घनाभ का आयतन क्या होगा। तो जो घनाभ का जो आयतन होता है उसका जो फार्मूला होता हमको होता लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बताइए इतना होता है। हमसे घनाभ का आयतन पूछा, यानी अगर ये जो घन है, कह रहा है कि 2 ठोस घन है, ठीक है, हम थोड़ा ऐसे नॉर्मली बना देते हैं, 2 ठोस घन है, 2 ठोस घन है, और इन 2 ठोस घनों को एक साथ कह रहा है कि रखने पर जो प्राप्त जो घनाभ बनेगा उसका आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन जब उसने 2 घन रखा है तो ध्यान देंगे कि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, यानी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर रहा होगा, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर रहा होगा,
और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर रहा होगा। अब कह रहा है कि ये तो एक घन की लंबाई चलो ऊंचाई हो गया, उसने 2 घन रखा है तो 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार एक करने में एक करने में 1 हो जाएगा और 1 दूना 2 हो जाएगा, 1 2 3 शून्य हो जाएगा। और जब 3 सेंटीमीटर जब होगा तो जब ये आधार सामान और घात जुड़ जाएंगे यानी हो जाएगा 3 घन और 2000 घन सेंटीमीटर। उत्तर जो होगा ऑप्शन आपका होगा बी। बोलिए सवाल समझ में आया। आइए देखते हैं सवाल नंबर 11। 150% बराबर है यानी 150% बराबर है। तो हम सबको पता है कि 150 जो प्रतिशत जो बराबर पूछ रहा है, ये प्रतिशत मतलब होता है प्रति मतलब 100 में प्रत्येक का 100 यानी 150 बटे में हो जाएगा 100। बताइए एक शून्य से एक शून्य कट गया, हमारा जो उत्तर आ रहा 15/10। और हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि अगर किसी भी भिन्न में किसी के हर में शून्य है ना, दहाई में है, सैकड़ा में है, हजार में है, 10,000 में है, तो उसको अंश को हम वैसे उतार लेते हैं और नीचे जितने शून्य हैं उतने ही अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। जो नीचे एक शून्य है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यानी इस प्रकार जो आपका उत्तर होगा वो 1.1.5 होगा। बताइए उत्तर आपका ऑप्शन ये है। एक फल विक्रेता मतलब एक फल वाला विक्रेता, फल बेचने वाला दुकानदार है, रुपये 1 में मतलब 1 रुपये में 2 की दर से सेब खरीदता, मतलब 1 रुपये में 2 सेब खरीदता मान लीजिए, तथा रुपये 3 में 5 की दर से बेचता और 3 रुपये में 5 सेब बेचता। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो ऐसे सवालों को बिना देरी किए हुए ऐसे सवाल करते हैं। आइए देखते हैं। जब सवाल ऐसा है कि कोई व्यापारी 1 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और 2 रुपये में 5 की दर से बेचता है, इस प्रकार जब कोई सवाल घुमा फिरा कर आपको दे तो आप केवल एक ही बात मन में रखिएगा कि पहले हम लोग रुपया देंगे तब सामान लेंगे और जब फिर रुपया देंगे तब सामान लेंगे। ठीक है, यानी पहले आप देंगे इसको रुपया, फिर आप देंगे सामान। आप जब रुपया देंगे तो सामान मिलेगा, फिर जब आप रुपया किसी से लेंगे तभी फिर आपको सामान मिलेगा। बोलो इतना तो आप याद ही कर सकते हैं। अगर आपको सूत्र हम नहीं याद करा रहे हैं, यक्ष नहीं मानने को कह रहे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि पहले रुपया फिर सामान, फिर रुपया फिर सामान। बताइए पहले रुपये कितना, यानी 1 रुपये में कितना सामान लिया है, 2 आम लिया है, सॉरी 2 सेब लिया है। सर 1 रुपये में 2 सेब लिया है और सर 3 रुपये में 5 सेब बेचा है। बताइए इतना तो कर सकते हो। अब बस इतना ही तुमको आपको याद करना है कि पहले आप खरीदेंगे तब आप बेचेंगे। जब आपके पास कोई सामान होगा तभी तो आप बेच पाएंगे। यानी बाहर का गुणा अगर हम बाहर से करेंगे तो हमको क्रय मूल्य मिलेगा। अब सर ये कैसे याद रहेगा, तो पहले क्रय मूल्य होगा, जब आप पहले खरीदेंगे तभी आप बेचेंगे ना। तो बाहर का गुणा जब हम बाहर से करेंगे तो 5 एकन्ने 5 यानी हमारा आ गया क्रय मूल्य। यानी हमने जो सामान को 5 रुपये में खरीदा था और अंदर का गुणा जब अंदर से करेंगे तो हमको मिलेगा सर विक्रय मूल्य, यानी 3 दूनी 6, यानी 5 में हमने खरीदा था, 6 में हमने बेचा। तो हमने खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा में, तो हमको पक्का क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितना हुआ, 6 में से 5 गया 1 रुपया, यानी 1 रुपये का हमको लाभ होगा। अब सवाल कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि हमने सामान कितने में खरीदा था, हमने सामान खरीदा था 5 रुपये में, 5 रुपये में हमको कितना लाभ हुआ, सर 5 में हमको 1 रुपये का लाभ हुआ। अब हमको पूछा कि बताओ कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो ये हमारा है भिन्न। किसी भी भिन्न को अगर परसेंट में चेंज करना हो तो 100 से हम गुणा करते हैं, 5 एकिम 5 और 20 पंचे 100, यानी 20 एकन्ने 20% बोलो उसका जो लाभ हुआ वो 20% हुआ। इस प्रकार आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। बोलो कितना आसानी से लग गया। चलिए
देखते हैं क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 एवं 6 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब होता है कि पूरा पूरा कट जाना, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है 36 है कि 60 है या 80 है कि 90 है जो 3, 4, 5 एवं 6 से कटेगी। यानी ऐसी कौन जो 3 से कट जाए, 4 से, 5 से और 6 से कट जाए। कह रहे कि ऐसी संख्या ढूंढो जो इन चारों से पूरा पूरा कट जाए। देखेंगे ऐसे ऑप्शन लग रहा है ना कि 12 3 36 ये कट जाएगा, 4 9 36 कट जाएगा, लेकिन 5 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में 0 और 5 हो, तो ऑप्शन ये होगा नहीं। अब बी, सी और डी बचे। अब 3 से ये 60 कटेगा, लेकिन 3 के पहाड़ में कभी 80 आई नहीं, 8 और 100 को जोड़ने पर हमारा 9 आ ही 3 के पहाड़ में आएगा नहीं, तो नहीं कटेगा। यानी आपका ऑप्शन ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी नहीं होगा। अब बचा आपका ऑप्शन डी और बी। बताइए क्या कभी 4 के पहाड़े में 90 आएगा? कभी नहीं आएगा। यानी जब आपका ऑप्शन डी नहीं होगा तो बचा ऑप्शन बी। लेकिन अगर सर इसमें समय लगता कुछ नहीं, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप सीधे सीधे इसका निकाल लेंगे एलसीएम। बताइए 3 से 2 दूनी 4, 5 3 दूनी 6, 3 2 1 2 5, 3 3 1 3 5, फिर 5 1 5, 2 दूनी 4, 4 तियाएँ 12, 12 पंचे 60, और जो लासा निकल कर आता है वो अपनी संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। यानी आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 60। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगा हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है एक डिब्बे में 500 अंडे। कह कि एक डिब्बा है जिसमें 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट जाते हैं, और उसी डिब्बे में जो अंडे रखे हुए हैं उसमें 3/25 अंडे, 3/25 भाग अंडे टूट जाते हैं। बचे हुए अंडों का 4/5 भाग अंडे बेच दिए गए। मतलब जो अंडा टूटा और टूटने के बाद जो अंडा बचा हुआ है उसका 4/5 भाग बेच दिया गया। अब अगर जो शेष अंडे जो मतलब टूटने और बेचने के बाद जो अंडे बचे हुए हैं उसकी संख्या बताना है। देखिए बहुत ही सवाल, हम मान लेते हैं ये डब्बा हमारा जो है, इस डब्बे में हमारे टोटल अभी तो 500 अंडे हैं। बोलो इतना बात समझ ना। अब ये 500 अंडे हैं। अब हम यहाँ से सवाल स्टार्ट कर रहे हैं कि सवाल कि 500 अंडे का 3/25 भाग क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। बताइए हम अब निकालें कि 500 का मतलब क्या होता है? गुणा। यानी यहाँ पर हम कर देंगे गुणा, तो 25 1 25 और 25 दूना 50, यानी 20 और 20 तिया 60, यानी 60 अंडे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बताइए अगर 500 में हम 60 अंडे निकाल लेंगे तो बचेगा 440 अंडे। कितने बचेगा? 400। यानी अब उस डब्बे में 440 अंडे हैं। इतना बात समझ में आया। अब सवाल कह रहा है कि बचे हुए अंडों का, यानी जो अंडा बचा हुआ 440, इस अंडे का वो 4/5 भाग बेच देता है। 4/5 भाग क्या कर देता है? बेच देता है। क्या कर देता है? बेच देता है। तो देखिए का मतलब क्या हो जाएगा आपका? गुणा 5 1 5, 5 8 40 और 5 8 40, यानी हो गया 88 गुणे 4, 4 8 32 के 2 हाथी लाए 3, 4 8 32, 32 और 3 35, यानी 352 अंडा क्या करता? बेच देता है। तो अगर 440 में 352 अंडा हम निकाल लेंगे तो बचेगा 10 में से 2 गया 8 है, 13 में से 5 गया 8 है, और 3 में 3 यानी कितना अंडे? यानी 88 अंडे अभी भी उसके पास बचे हुए हैं। यानी आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा बी। बोलिए बात समझ में आई? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। कह रहा है दोपहर 3:05 को लिखा जाता है। कह रहा है कि दोपहर 3:05
5 मिनट को क्या लिखा जाएगा, यानी 3 बजकर, तो 3 हम ऐसे लिखते हैं 3 बजकर, और 5 मिनट है ना कि 50 मिनट, तो 5 मिनट यानी 05। अब हो गया कि 3:05 को दोपहर में क्या लिखते हैं, तो दोपहर के बाद के समय को हम AM कहते हैं, PM ये समस्या होता है। तो सुनिए, दोपहर के बाद के समय को हम PM कहते हैं और दोपहर के पहले के समय को हम AM कहते हैं, यानी ये हो जाएगा 3:05 PM, यानी ऑप्शन 30 है। 30 ये होगा नहीं, दोनों बचा आपके पास, ये नहीं होगा, यानी बचा ऑप्शन आपका D। तो बोलो, इजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए लिखा है 0, 3, 6, 7 एवं 9 का प्रयोग कर। मतलब ये जो अंक दिए हैं आपको 0, 3, 6, 7 एवं 9 का प्रयोग कर 5 अंक, कितने अंक की ध्यान देना, 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब पहले आप लिखिए बड़ी संख्या, फिर आप लिखिए छोटी संख्या, और फिर इन दोनों का आप निकालिए अंतर। ये सवाल पूछा, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़े अंकों को लिखते हैं, और छोटी संख्या बनाने के सबसे पहले हम छोटे अंकों को लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमको अंक पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पर अंक जो आपके यहाँ पास है 0, 3, 6, 7 एवं 9 है। ये टोटल आपके पास अंक हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग कर हमको 5 अंकों की, कितने अंकों की, 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 ही अंकों की छोटी संख्या हमको बनाना है। तो हम सुनिए कि अगर आपको बड़ी संख्या बनाना तो सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे। बताइए, सबसे बड़ा अंक कौन, इसमें 9 है, तो लिख लेंगे 9। फिर कौन है 7, फिर 6, फिर 3 और फिर 0 है। लेकिन अगर हमको छोटी संख्या बनाना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, छोटा अंक लेंगे। तो सबसे छोटा इसमें 0 है, लेकिन 0 अगर हम आगे लेंगे तो ये संख्या का मान देखिए 0 ले लेंगे, अगर हम 3 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, और हम ले लेंगे 7 और 9। बताइए ये सही नहीं, गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा कि 5 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए। गिनिए 1, 2, 3, 4 और किसी भी संख्या के आगे 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा गलत। होगा कि हमको पूछा 5 अंकों की छोटी संख्या। तो इस प्रकार आपको केवल क्या करना है कि 0 के बाद छोटा कौन है 3, तो 3 ले लेंगे, उसके बाद 0 लेंगे, फिर कौन छोटा है 6, फिर 7, फिर 9, इस प्रकार लेकर चलेंगे। चलिए इसका अंतर मतलब होता है घटाना, घटाकर देखते हैं। 0 में 9 जाएगा नहीं, लेंगे इससे उधार, ये हो गया 10, 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा 2, 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा 5, 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा 6, 6 में 0 गया 6, और ये 9 में 3 गया 6, यानी 66,951 उत्तर, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। बोलो बात समझ में आई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 17। एक वस्तु को 500 में बेचा गया। कहते कोई वस्तु था जिसको 500 में बेच दिया गया, यानी बेचने मतलब विक्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु को 500 में बेच दिया गया जिससे हानि हुई, और जब उसको 500 में बेचा गया तो क्या हो गया, हानि हो गया। हानि मतलब घाटा हो गया। अगर वही वस्तु 700 में बेची जाती, अगर उसी वस्तु को 700 में हम बेचते तो दुकानदार को उस हानि का, जितना हानि उसको 500 में हुआ था, उस हानि का 3 गुना लाभ होता। मतलब सवाल कह रहा है कि जब वो दुकानदार 500 में बेचा तो उसको हानि हो गया, लेकिन अगर वही दुकानदार अगर उसी रुपये को 700 में बेचता तो जितना उसको हानि होता था उससे 3 गुना उसको लाभ हुआ है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, चाहे लागत मूल्य कहिए चाहे क्रय मूल्य कहिए। बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो पहले हम सवाल के हर बिंदु को समझेंगे। देखिए लिखा है कि जब उसने सामान को पहली बार बेचा तो कितने में बेचा, 500 में। जब वह 500 में बेचा तो क्या हो गया, उसको हानि हो गई, ये लिख लेंगे। बताइए इतना समय लिखा है कि जब उसने 500 में बेचा तो उसको हानि हो गया। चलिए अब कह रहा है कि उसी सामान को जब उसने 700 में बेचा तो उसको जब 700 में, तो उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ कितना हुआ है सर, देखिए सवाल कह रहा है कि लाभ जो हुआ है 700 में
पहले की हानि से 3 गुना, यानी 3 गुना हुआ है किसके, पहले की हानि से, यानी हो जाएगा 3 गुणे हानि, जो पहले हानि हुई उससे 3 गुना उसको लाभ हो। बताओ इतना बात समझ में आ गया। फिर समझिए एक बात, थोड़ा सवाल कह रहा है कि एक आदमी ने 500 में कोई सामान बेचा तो उसको हानि हो गया। हमने लिख लिया कि अगर जब वो 500 में बेचा तो हानि हो गया उसको, अगर उसी सामान को वह 700 में बेचता है तो उसको लाभ हो जाता है, और जो लाभ होता है वो पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। मतलब अगर वो 20 रुपया हानि होता तो उसको 20 या 60 लाभ होगा। चलिए देखते हैं। अब सवाल कह रहा है तो क्रय मूल्य बताओ, लागत मूल्य बताओ। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लागत मूल्य बराबर, हम मान लेते हैं कि मान लागत मूल्य हमारा कितना है, x रुपये है। हमने मान लिया कि लागत जो मूल्य है हमारा वो x रुपये है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम इस फॉर्मेट को पकड़ लेंगे, ये वाला, कि अगर हम किसी तरह के x का मान निकालें तो तरह हो जाएगा। तो लिखा है लाभ बराबर 3 गुणे हानि। बताइए इतना बात समझ में आया। अब बताओ लाभ जब हुआ उसको, तो लाभ का फार्मूला क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जब उसको लाभ हुआ है तो हम लिख देते हैं ये विक्रय मूल्य। क्या लिख देंगे, लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 3 गुणे, और हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इतना बात समझ में आया। अब बताइए जब उसका लाभ हो तो विक्रय मूल्य कितना था सर, 700 था। क्रय मूल्य कितना था सर, यक्स आपने माना है, 3 यहाँ पर होता है पहले से। बताइए जब उसको हानि हुआ तो क्रय मूल्य कितना था सर, यक्स था, यक्स आपने माना है। विक्रय मूल्य कितना था सर, आपने 500 माना। बताइए इतना बात समझ में आ गया। अब ये 700 जो है ये 700 लिख देंगे माइनस यक्स बराबर 3 करने में 3 यक्स अंदर जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, और पातियाँ 15 हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई। हम यहाँ लिखते हैं। अब ये 700 जो यहाँ पर लिखा, ये 700 लिखा रह जाएगा। बताइए ये माइनस जो 1500 है, सॉरी, अब देखेंगे कि यहाँ पर माइनस यक्स है, यहाँ लिख देंगे माइनस यक्स। बताओ ये प्लस 3 यक्स है, अगर बराबर के इधर आएगा, ध्यान दीजिए, ये प्लस 3 यक्स अगर बराबर के इधर आएगा जब पक्षांतर होगा तो बताइए इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस था, हो जाएगा आपका माइनस 3 यक्स बराबर, यहाँ पहले से था माइनस 1500, और जब ये प्लस 700 उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस 700। बताइए इतना बात समझ में आया। अब 3 ये चिन्ह समान है, और जब गणित में चिन्ह समान होते हैं तो दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, बराबर 15 और 7 2200 हो जाएगा, माइनस माइनस से माइनस आपका ये यूँ ही कट जाएगा, और बचा आपका 4x बराबर 2200, 4 1 4, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, यानी आपका आंसर आ गया 550। बताइए यक्स का मान अगर 550 आ गया, यानी एक्स का मान आ गया 550, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना है 550, यानी ऑप्शन होगा आपका बी। बोलो बात समझ में आई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है जब माइनस एक का गुणा, मतलब इसका गुणा 100 बार, कितनी बार 100। बताइए क्या 100 बार हम लिख सकते हैं माइनस 1 का गुणा, 100 बार नहीं लिख सकते हैं। 100 बार खुद से किया जाए तो हम 100 का घात लगा देंगे। बताइए माइनस 1 का गुणा जब 100 बार खुद से किया, मतलब इसी का गुणा 100 बार खुद से करें तो बताइए कितना उत्तर आएगा, गुणनफल कितना होगा। तो बताइए अगर किसी संख्या के ऊपर घात सम है, घात क्या है सम है, तो अंदर का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, और अगर उसी संख्या के ऊपर घात विषम है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये देखिए 100 हमारा जो है वो संख्या सम है, यानी चिन्ह चेंज हो, यानी उत्तर आपका हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का गुणा आप चाहे जितनी बार करेंगे उत्तर आपका 1 ही आने वाला है। बस सवाल था केवल क्वेश्चन और चिन्ह का। अगर घात सम होगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, विषम होगा तो चिन्ह वही रहेगा, है ना। तो घात सम था इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। बोलिए बात समझ में। आइए देखते हैं क्वेश्चन 19 है 2.75 माइनस 1.25 प्लस
4.75 माइनस 3.80 को सरलीकृत कीजिए। देखिए इसके सामने प्लस का चिन्ह है, इसके सामने प्लस का चिन्ह है, ये दोनों के सामने जो प्लस का चिन्ह, इनको पहले हम लेंगे जोड़। तो 5 और 5 10, 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा। 4 2 6 1 हासिल 7 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर हो जाएगा। ये चिन्ह दोनों समान है, इसको जोड़ लेंगे। देखिए चिन्ह जब समान होता है तो हमेशा हम जोड़ते हैं और चिन्ह वही उतार देते हैं। तो 5 शून्य हो जाएगा 5, 8 2 10 हो जाएगा और 3 1 4 1 हासिल 5 हो जाएगा, यानी 5.05 हो जाएगा। अब इसको ये चिन्ह प्लस का, यहाँ पर चिन्ह माइनस का, तो चिन्ह अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो हमेशा घटाएंगे। यानी 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 4 में से 0 गया 4 हो जाएगा और 7 में से 5 गया 2 हो गया 2.45। अब हमारा उत्तर ये हो सकता है, लेकिन हमारे ऑप्शन के हिसाब उत्तर आ रहा मिश्र भिन्न में, तो हम इसको मिश्र भिन्न में आसानी चेंज करने क्या करते हैं, बटा 1 करेंगे और जब दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 शून्य, यानी हो जाएगा 245 बटा 100। बोलिए इतना समझ में आ गया। अब ये काटेंगे तो 100 दूना 200, 100 दूना 200 आ जाएगा और 45 हमारा हो जाएगा शेष, यानी इसको काटेंगे 9 पचे 45 और 20 पंचे 100, यानी आ गया 2 सही 9 बटा 20। बोलो बहुत ही इजी सवाल था, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 सही 9 बटा 20, ऑप्शन ये हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम सवाल, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, एक 8 मीटर भुजा का वर्गाकार तरणताल उस भूखंड का 1/8 भाग घेरता है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई बताओ। पहले हम इसको चित्र से समझेंगे। यहाँ पर हम देते बना एक आयत, क्या देते हैं बना एक, ये हमारा आयत हो गया और ये हमारा हो गया वर्गाकार तरणताल। ये इसकी लंबाई चौड़ाई 8 मीटर है, क्योंकि वर्ग की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, लेकिन आयताकार की जो लंबाई है और जो चौड़ाई, वो सवाल ने कह दिया है कि आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी, मतलब दोगुनी कौन है, लंबाई। लंबाई अगर 2x हो जाए तो ये हो जाएगा यक्स, यानी अगर हम मानते हैं चौड़ाई यक्स, लंबाई 2x हो जाए। बताइए इतना बात समझ में आया। कह रहा था कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी, यानी अगर चौड़ाई यक्स तो लंबाई 2x हो जाएगा। और एक 8 मीटर भुजा का वर्गाकार तरणताल, यानी 8 मीटर भुजा तो लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर हो गया। ये जो तरणताल है इसके क्षेत्रफल, यानी इसके भूखंड का 1/8 भाग घेरता है, तो जो इसके भूखंड का जो अंदर का भाग उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि आयताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और लंबाई हमारे पास है 2x, चौड़ाई x, यानी 2 1 2 x स्क्वायर मीटर, 2x मीटर स्क्वायर हो जाए। बताइए, यानी पता हो गया कि ये आपका 2 स्क्वायर मीटर है ना, यहाँ भी मीटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यानी 2x मीटर स्क्वायर आपका ये क्षेत्रफल आ गया। अब इसी क्षेत्रफल को सवाल कह रहा है कि इसी क्षेत्रफल का जो ये हमारा 8 मीटर जो भुजा वाला है उसका 1/8 भाग घेरता है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे 8 मीटर गुणे 8 मीटर। बताइए बात समझ में आया। क्योंकि ये अब यहाँ पर मैं इसलिए, क्योंकि ये इसका जो वर्ग का जो भुजा होता है वो होता है भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी 8 28 हो जाएगा आपका 64 मीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 1 2, 2 चौके 8, 4 1 4 और 16 चौका 64, यानी हो जाएगा, ये मीटर से मीटर काट देंगे तो हो जाएगा आपका x बराबर 16, x बराबर 16, यानी आ गया कि x बराबर 16 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ आयताकार भूखंड की लंबाई बताओ, तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितना, 2x है, यानी 2x, यानी 2 गुणे x आ गया 16, तो 16 दूना 32, यानी आपका सही उत्तर होगा 32 मीटर। बोलो बात समझ में आई। तो आपने
हमने आपको 20 प्रश्न हल कराए इस वीडियो के माध्यम से। आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।